हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन जो ग्लाइकोलिसिस से आ सकता है दैट इज व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। तो आपको याद रखना है ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है। ग्लाइकोलिसिस की जो रिएक्शंस होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट अक्सर पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस सेल में कहां पर होता है, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोलिसिस सेल में साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है एम्डन मेयरहोफ पारनास पाथवे। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को डिस्कवर किया, आपको याद रखना है। सो ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे। नाउ जो ग्लाइकोलिसिस है इट इज अ कॉमन स्टेप इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और तीसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में वी हैव ओनली वन स्टेप दैट इज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस एनाएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का कॉमन स्टेप होता है, ये आपको याद रखना है। नाउ मैकेनिज्म, ग्लाइकोलिसिस जो है इसमें टोटल 10 रिएक्शंस होती है और ग्लाइकोलिसिस की जो 10 रिएक्शन है इसको डिवाइड करते हैं हम दो फेजेस में। फर्स्ट वन इज दिस प्रिपरेटरी फेज विच इंक्लूड्स रिएक्शंस 1 to 5 और इस प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड। दूसरा फेज होता है पे ऑफ फेज, इसमें रिएक्शन 6 से लेके रिएक्शन 10 तक होती है और इस फेज में 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मड। तो पहले फेज में ATPs आर कंज्यूम्ड, दूसरे फेज में ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मड। नाउ रिएक्शन फर्स्ट, पहले रिएक्शन में क्या होता है कि फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। फॉस्फोराइलेशन यहां पर आप देखिए ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया जाता है। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेस और इस रिएक्शन में ATP मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है इनटू ADP एंड फॉस्फेट और फॉस्फेट को अटैच किया जाता है एट द कार्बन नंबर 6 सो दैट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड। इस रिएक्शन को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं और फॉस्फोराइलेशन यहां पर किस चीज की होती है, ग्लूकोज की होती है। हेक्सोकाइनेस जो है इसका कोफैक्टर है मैग्नीशियम और इट इज एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग स्टेप। ग्लाइकोलिसिस को यहां पर कंट्रोल किया जाता है एंड दिस इज द वन ऑफ द इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जो 10 रिएक्शन है उनमें 3 रिएक्शंस इरिवर्सिबल है, बाकी 7 रिएक्शंस जो है वो रिवर्सिबल है। हाउ हेक्सोकाइनेस इज रेगुलेटेड, तो आपको याद रखना है हेक्सोकाइनेस जो है इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी जो इसका प्रोडक्ट है वो इसे इनहिबिट करता है। यानी अगर एक सेल में हम यहां से बहुत सारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डालेंगे तो ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगा, ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाएगा क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट करता है। नाउ रिएक्शन नंबर 2, इस रिएक्शन को कहते हैं आइसोमेराइजेशन। यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे आर 2 आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेस। रिएक्शन नंबर 3, इस रिएक्शन को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। यहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है एट द कार्बन नंबर 1 so that fructose 6 phosphate will become fructose 1,6 bisphosphate. This reaction is catalyzed by an important enzyme called as phosphofructokinase जिसका कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम और यहां पर भी ATP मॉलिक्यूल जो है इट ब्रेक्स इनटू ADP और जो फॉस्फेट निकलता है दैट इज अटैच्ड एट द कार्बन नंबर 1 ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये मेन रेगुलेटिंग स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, यानी ग्लाइकोलिसिस को इस स्टेप पर कंट्रोल किया जाता है कि ग्लाइकोलिसिस को तेजी से करवाना है कि ग्लाइकोलिसिस को स्लोली करवाना है और ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस जो एंजाइम है इसको कौन कौन सी चीजें रेगुलेट करती है, कुछ चीजें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस को इनहिबिट करती है जैसे कि ATP और साइट्रेट, यानी अगर सेल में ATP कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस की एक्टिविटी डिक्रीज होती है जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस स्लोली कैरी करता है। और साइट्रेट की कंसंट्रेशन भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस को इनहिबिट करती है, यानी अगर साइट्रेट की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा हो तो ग्लाइकोलिसिस भी इनहिबिट होता है। एक्टिवेटर्स भी होते हैं इस एंजाइम के जैसे कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इट एक्टिवेट्स फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। इस तरह से फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये सारे जो केमिकल्स है ये एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस को ताकि ग्लाइकोलिसिस जो है वो तेजी से हो जाए so that the rate of glycolysis will increase. So AMP, fructose 2,6 bisphosphate, fructose 6 phosphate, they increase the rate of glycolysis because they activate phosphofructokinase. While as ATP and citrate, they decrease the rate of glycolysis because they inhibit phosphofructokinase. Reaction number 4 is the cleavage step. इस स्टेप में
फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इट ब्रेक्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 3 कार्बन्स होते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में 3 कार्बन्स होते हैं। तो इस रिएक्शन में एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन नंबर 5, इस रिएक्शन को कहते हैं आइसोमेराइजेशन, और याद रखना आपको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कैन चेंज इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चेंज इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। This reaction is catalyzed by triose phosphate isomerase. Now we start reaction number 6. Now this is reaction number 6 called as dehydrogenation. तो अभी तक जो पहले 5 स्टेप्स थे वो आते हैं प्रिपरेटरी फेज में, और आपने देखा 2 ATP मॉलिक्यूल्स वहां पर कंज्यूम होते हैं। नाउ रिएक्शन 6 से लेकर रिएक्शन 10 तक इंक्लूड होते हैं इन द पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज जो है इसकी पहली रिएक्शन है, यानी रिएक्शन नंबर 6 ऑफ ग्लाइकोलिसिस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजनेशन, और यहां पर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है it is oxidized and phosphorylated to 1,3-bisphosphoglyceric acid, यानी यहां पर कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया जाता है, और यहां पर आपको याद रखना है दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर फॉस्फेट ग्रुप जो है इट इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और यहां पर जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पर दैट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय NAD पॉजिटिव टू NADH, यानी इस रिएक्शन में NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू NAD पॉजिटिव रिड्यूसिंग इट टू NADH। ये आपको याद रखना है कि रिएक्शन 6 जो है ना ये 2 बार हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब चेंज होगा इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिससे पहले बना था वो अब चेंज हो जाएगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर से चेंज हो जाएगा इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, यानी रिएक्शन 6 जो है ना ये 2 बार हो जाएगी। इसलिए जो NADH है यहां पर 2 बार बनेंगे, यानी 2 NADH मॉलिक्यूल्स बनेंगे। नाउ रिएक्शन 7, दिस इज फॉस्फोराइलेशन। यहां पर 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है इट इज चेंज्ड इनटू 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। तो यहां पर कार्बन नंबर 1 से फॉस्फेट ग्रुप निकाला जाता है, इट इज अटैच्ड टू ADP रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो इस रिएक्शन में एक ATP बना, क्योंकि ये रिएक्शंस 2 बार होती है तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स यहां पर बनते हैं, और यहां पर जो एंजाइम है दैट इज फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस, एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ ATP डायरेक्टली फ्रॉम द सबस्ट्रेट इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। रिएक्शन नंबर 8 इसको कहते हैं आइसोमेराइजेशन। इसमें 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है इट इज चेंज टू 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। यहां पर सिर्फ फॉस्फेट की जो पोजीशन है इट चेंजेस फ्रॉम कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 2, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। रिएक्शन नंबर 9, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और यहां पर 2-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है इट चेंज इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एनोलेस। लास्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और इस रिएक्शन में क्या होता है फॉस्फोराइलेशन होती है, सिंथेसिस ऑफ ATP हो जाता है। यहां भी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है इट इज चेंज टू पाइरुविक एसिड, और यहां पर ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, यहां पर ADP के साथ जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पर जो फॉस्फेट होता है उसको अटैच किया जाता है और ATP बनता है। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय पाइरुवेट काइनेस, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का। This formation of ATP directly from some substrate is known as substrate level phosphorylation. अभी मैंने आपको बोला दिस स्टेप इज द रेगुलेटिंग स्टेप, इट इज द रिवर्सिबल स्टेप। देखते हैं कि पाइरुवेट काइनेस को कौन से मॉलिक्यूल्स रेगुलेट करते हैं। पाइरुवेट काइनेस को इनहिबिट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A एंड ATP। सो अगर सेल में ATP की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो दैट विल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ पाइरुवेट काइनेस and that will slow down glycolysis. इस तरह से एक्टिवेटर्स भी होते हैं इस एंजाइम के, जैसे कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जब सेल में ज्यादा हो तो इससे एक सिग्नल मिल जाता है इस एंजाइम को कि ग्लाइकोलिसिस आप जल्दी से कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ATP मॉलिक्यूल्स बन सके। सो बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस,
ग्लाइकोलिसिस में टोटल 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पे ऑफ फेज। लेकिन नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड दैट इज 2, क्योंकि जो 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के थे वो कंज्यूम हुए थे ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी फेज। तो टोटल 4 बनते हैं, उसमें से 2 पहले ही कंज्यूम हो जाते हैं। तो टोटल में नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 2। NADH मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में? दैट इज 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।